नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। हेलो दोस्तों, एक लड़का जो हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता था अपने साथियों के साथ हुए अन्याय के लिए खड़ा हो जाता है, हड़ताल करता है, अंग्रेज प्रोफेसर से माफी की मांग करता है। माफी ने मांगने पर आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। सच का साथ देने के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन उसी समय सीख लेता है कि देश को आजाद कराए बगैर हमारा सांस लेना तक दूभर हो जाएगा। उसका नजरिया बदल जाता है और देश की आजादी को अपना मकसद बना लेता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो के नारे किसने दिए? किस शख्स को दुनिया नेताजी के नाम से जानती है? और कौन था वो शख्स जिससे अंग्रेज गांधी जी से भी ज्यादा खौफ खाते थे? किसने सबसे पहले गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया? जी हाँ दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वो न जुल्म करते थे और न जुल्म सहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास और माताजी का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने जमाने के एक मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के 13 भाई बहन थे। सुभाष बाबू पढ़ाई में हमेशा तेज रहे। पढ़ाई की शुरुआत में इनका एडमिशन कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में कराया गया। इनके बाद इंटर की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष बाबू ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बागी ख्यालात के थे, गलत बात का हमेशा विरोध करते थे। कॉलेज में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक बार झगड़ा हुआ। सुभाष बाबू ने स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया। उन्होंने सही काम के लिए बगावत की, लेकिन इसी वजह से उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। सुभाष बाबू के पिताजी की दिली इच्छा थी कि बेटा आईसीएस बने। सुभाष बाबू की उम्र की वजह से आईसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 साल था, लेकिन सुभाष बाबू ने इतनी लगन से पढ़ाई की कि उन्होंने एक ही बार में आईसीएस की परीक्षा सन 1920 में पास कर ली। सुभाष बाबू अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे जुल्म को सहन नहीं कर सके। उनकी आत्मा ने आईसीएस बनकर जुल्म में भागीदार बनना स्वीकार नहीं किया दोस्तों, और आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष बाबू इसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास के कामों से काफी प्रभावित हुए और उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर देश सेवा में लग गए। उस समय देश में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। गांधी जी के कहने पर सुभाष बाबू ने देशबंधु के साथ कोलकाता में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में इन्होंने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए। सुभाष बाबू को 11 बार अंग्रेजों के द्वारा जेल भेजा गया। जेल में सुभाष चंद्र बोस को टीबी हो गई, लेकिन निर्दयी अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा ही नहीं किया, बल्कि रिहा करने के लिए शर्त भी रख दी कि उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना होगा। सुभाष बाबू ने मना कर दिया। 1932 में सुभाष बाबू को फिर से जेल जाना पड़ा। उनकी तबीयत एक बार फिर खराब हुई, लेकिन इस बार डॉक्टरों के समझाने पर यूरोप में इलाज कराने के लिए चले गए। सुभाष बाबू 1933 से 1936 तक यूरोप में रहकर इलाज कराते रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास भी करते रहे। वहाँ बहुत से देशों के बड़े नेताओं से मिले। उन देशों ने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं पर सुभाष बाबू ने 1934 में एमिली शेंकल से शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम अनीता बोस है। सुभाष बाबू इलाज कराने के बाद यूरोप से वापस आ गए। सन 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की योग्यता को देखते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें ही चुना। सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए देश की जनता को एकजुट करने और उनमें चेतना जगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनके भाषणों में एक सम्मोहन सा था। सुभाष चंद्र बोस का काम करने का तरीका थोड़ा अलग तो था, लेकिन आक्रामक था। उनके काम करने का तरीका गांधी जी को पसंद नहीं आया। इसीलिए जब 1939 में नए अध्यक्ष चुनने का अवसर आया तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कमजोर हो चुके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तेज और आक्रामक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया। सबको लगा कि सीतारमैया चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से आश्चर्यजनक रूप से चुनाव जीत गए।
सुभाष चंद्र बोस चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन गांधी जी और उनके सहयोगियों की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी को कोई सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करने का फैसला लिया। उनके नेतृत्व में आंदोलन उग्र और आक्रामक होने लगे। अंग्रेजों को उनसे अधिक खतरा महसूस होने लगा। अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। सुभाष बाबू हमेशा से ही अंग्रेजों को चकमा देने में और उनसे एक कदम आगे रहने में माहिर रहे थे। इस बार सुभाष बाबू ने पठान का वेश बदला और एक साये की तरह अंग्रेजों के सामने से निकल चले गए। घर से निकलकर गोमो स्टेशन से पेशावर पहुंच गए। पेशावर में उन्होंने मियां अकबर शाह से मुलाकात की। अकबर शाह ने उनकी मुलाकात भगत राम तलवार से करा दी। एक बार फिर सुभाष बाबू ने अपना वेश बदला और भगत राम तलवार को रहमत खान बनाकर खुद उनके गूंगे बहरे चाचा बनकर काबुल पहुंच गए। काबुल के रास्ते वे बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। हिटलर को उन्होंने अपना एजेंडा समझाया, लेकिन हिटलर से कुछ ज्यादा सहयोग की उम्मीद सुभाष बाबू को नहीं लगी। इसी वजह से वो एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। वो जापानी पनडुब्बी उन्हें लेकर इंडोनेशिया के बंदरगाह तक छोड़कर गई। नेताजी की बातों से जापानी प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। नेताजी के समझाने पर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद फौज में शामिल करने की परमिशन दे दी। इससे आजाद हिंद फौज बहुत मजबूत बन गई। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को तब संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोस्तों, आजाद हिंद फौज भारत की तरफ चल दी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस सरकार को दिए। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया और कई इलाके आजाद भी करा लिए। नेताजी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा पूरे देश में फैल गई। देश उनकी ओर उम्मीदों से देख रहा था। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर महात्मा गांधी से अपील की कि इस समय आजाद हिंद फौज बहादुरी से लड़ाई लड़ रही है, हमें आपकी शुभकामनाएं चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 22 सितंबर 1944 को नेताजी ने अपने सैनिकों से अपील करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार हो गई। आजाद हिंद फौज को सहायता मिलना बंद हो गया। नेताजी को न चाहते हुए भी टोक्यो की ओर वापस जाना पड़ा। जापान जाते समय हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात की आज तक भी पुष्टि नहीं हो पाई है। नेताजी को देश के अलग अलग हिस्सों में देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज सरकार ने नवंबर 1945 में कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह के आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। सजा की खबर को सुनते ही देशवासी आग बबूला हो गए, सड़कों पर निकल आए। उस समय नारे लगाए गए और आखिरकार अंग्रेज सरकार बेहद दबाव में आ गई और उन्हें आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और अफसरों को, सैनिकों को छोड़ना पड़ा। उनकी सजा माफ करनी पड़ी। नेताजी ने देश को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, एकजुट होना और गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। आज हमें नेताजी से और उनकी बातों से सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, प्रत्येक देशवासी के दिल में नेताजी का नाम आते ही स्वतः ही सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।